प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं विज्ञान विषय क्लास 10 का आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया है 2021-22 के लिए टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सेट नंबर 4 देख रहे हैं आप, ध्यान रखना है आपको। और सेट नंबर 5 मैंने अपलोड कर दिया, सेट नंबर 1 कर दिया, सेट नंबर 2 कर दिया। इस तरह से आपके सारे सेट्स को सॉल्व किया गया है और सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे आंसर मिलेंगे, 1 से लेकर 5 सेट सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो सभी के आंसर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने 10th क्लास की प्लेलिस्ट को देखिए, सब मिल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ बता दूं, मैंने आपको सितंबर में और अक्टूबर में जो मासिक जांच परीक्षाओं को पेपर को सॉल्व करवाया था, उनको पढ़ लेना। उनको पढ़ लोगे तो आप समझ लो 90 प्लस स्कोर लिया है। बोर्ड में 90 प्लस स्कोर की गारंटी मैं दे रहा हूं यहाँ से। पांचों मॉडल पेपर और जो मैंने अभी अभी सितंबर अक्टूबर में 2 पेपर सॉल्व कराए हैं, उनको पढ़ लेना। 90 प्लस स्कोर की गारंटी मेरी तरफ से, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो आपके बस की है तो कर लीजिए। इनमें से ही आएंगे क्वेश्चन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण का परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो वो आधा हो जाएगा। कितना होता है वो? 45 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव अथवा वक्रता और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये मुख्य अक्ष की डेफिनेशन है, यानी कि उसकी परिभाषा है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तो आर का मान बताना है। तो आपको पता होता है कि एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आपको कितना दे रखा है? एफ दे रखा है आपको 16 दे रखा है। r/2 तो 16 बराबर r/2 हो गया, तो 2 इधर से ले जाएंगे तो इधर वज्र गुणन हो जाएगा, तो 16 गुणा 32, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो वो ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तब जाके उसका सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण। अगर दर्पण के बारे में कोई भी आपको डाउट है तो दर्पण में कैसा चित्र बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, वो भी आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने दर्पण के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है कि कैसे कौन से दर्पण का क्या आंसर होता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सारा चीज़ मैंने बता रखा है। कौन सा दर्पण कहाँ यूज होता है वो भी बता रखा है, तो उसको आप देख लेना, तो आपका आधा आसान तो हो जाएगा, दर्पण वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। इसके बाद आते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी वाला, मैंने कर दिया। पांचवा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में यूज किया जाता है, पीछे के वाहनों को देखने के लिए। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे, जल में सिक्का डालने पर वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश की किस घटना को? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इसको। आप पेंसिल डालोगे तो टेढ़ी दिखाई देगी। आपका एक्सपेरिमेंट भी है, आपकी बुक में दिया गया है। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो प्रकाश के केंद्र पर विचलित नहीं होती है। प्रकाश के केंद्र पर अगर कोई लेंस है, अगर प्रकाश के केंद्र तक आता है उसकी बिंदु, तो वो सीधी निकल जाएगी, या वो परावर्तित नहीं होती है। जैसे ही आई है वैसे ही निकल जाएगी, इधर से आएगी इधर निकल जाएगी, इधर से आएगी इधर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैंने उस वीडियो में समझा रखा है जो लेंस के लिए स्पेशल बनाया है मैंने। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। ये भी एमसीक्यू बनता है। नौवां क्वेश्चन है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो पुतली द्वारा नियंत्रण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट करना है। इसके बाद में सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, जो सेट नंबर 5 में है, मैंने अभी अभी क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व किया है, तो उसको भी देख लेना। सेट नंबर 5 में भी ये क्वेश्चन है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। 11वां क्वेश्चन है, मानव में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव में प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? तो समंजन क्षमता का घट जाना। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 13वां जो क्वेश्चन है, अभिनेत्र की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसको समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित है उसका नाम बताना है या वो ऑप्शन बताना है। तो सी ऑप्शन जो है, यहाँ पे आयरन का जो है आपका वो करा जा रहा है रिएक्शन वाटर के साथ, तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जा रही है, तो ये संतुलित रिएक्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए रिएक्शन में O हट जाएगा और H के साथ जुड़ जा रहा है।
ठीक है, और वो अपने आप को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर H2 का जो है क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और CO का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन हो गया। इसके बाद आते हैं हम 16वें क्वेश्चन पे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उन सभी पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को जो तेज करता है उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। और जो हमारा इन दोनों के रिएक्शन से जो चीज़ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 5 में ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। द्रव्यमान जो है संरक्षण नियम के ऊपर समीकरण जो है आधारित होता है, तो इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन जो है, इसमें CH4 को यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया गया है, तो CO2 और आपका वाटर के साथ में ऊर्जा यानी एनर्जी निकल रही है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, A+ अम्ल जो देता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये समीकरण किसका है? तो यहाँ पर जो है समीकरण में ये क्या होगा? तो यहाँ पर जो है उसका कार्बोनेट होगा। तो ए समीकरण में जो है इसका कार्बोनेट ऑप्शन होगा, C ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो पाएगा? तो NOH में डालोगे तो नीला से लाल नहीं हो पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है? तो आपका जो है कॉपर सल्फेट में जो है आपका 5H2O, यानी कि C आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो हम जो लवण प्रयोग करते हैं वो Na2CO3 है, वो ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए इसका आंसर मैंने अलग से लिखा है, तो Na2OC3 बी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। इसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें H आयन उपस्थित रहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर है, ABCD का pH मान 2, 4, 7 और 14 है, तो यह पदार्थ में कौन क्षारक है? क्षारक बताना है, इन चारों मान में से क्षारक कौन सा होता है? तो डी, जिसका मान सबसे ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा की तरफ सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्षारक होगा, तो इसमें डी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में अभिक्रिया कौन सी हो रही है? तो सूर्य का प्रकाश है, चाइना डिस्क है और सिल्वर क्लोराइड है, तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इसमें वियोजन हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले के लिए कौन जैव पराक्रम उत्तरदायी है? तो यहाँ पर संवहन जो है उत्तरदायी है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। 28 नंबर है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो परजीवी पोषण प्राणी है, तो ये आपका हमारा मनुष्य जो है परजीवी है, ध्यान रखना, दूसरों पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि वो आप सोचो कि आप इंडिपेंडेंट हो। 29 नंबर क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व लेता है या उत्तरदायी है? तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना क्या कहलाता है? तो कहाँ होता है? तो उसको हम उसका जो टूटना होता है वो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो बने हुए भोजन का जो संवहन है वो फ्लोएम द्वारा होता है, और जल और लवण का जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन समझ में आ गया आपको। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो उसको जनन करना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक पत्ता दिया गया है और इसमें एक कलिका फूट रही है, तो इस कलिका के फूटने पर कौन सा जनन दर्शाता है ये बताना है। तो ये जनन जो है, इसमें जो छोटी छोटी कलियाँ फूट रही हैं इनको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका अंकुरण कहते हैं। अंकुरण की ही परिभाषा इस तरह से दी जाती है। उसके बाद में 35 नंबर है, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी में निषेचन होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, जल विद्युतीय संयंत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक
तंत्र नष्ट हो जाता है। ये जो है कथन सत्य है। ये सी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो सौर सेल में एक ही चीज़ है कि यह अत्यधिक महंगा है, ठीक है, इसीलिए सब कोई नहीं लगा पा रहा है। उसके बाद में 38 नंबर जो क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी समस्या है? डी। इसके बाद में 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा होगा? तो वो होगा सीएनजी गैस के लिए। कंप्रेस्ड नेचुरल आ गया तो नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी होता अगर सीएनजी का ऑप्शन नहीं होता तो। इसके बाद में 40 नंबर है, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो तापीय विद्युत संयंत्र में किया जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में। तो ये है आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। इसी तरह से मैंने आपके सारे मॉडल पेपर्स को सॉल्व करके नीचे दी गई 10th क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जरूर देख लेना। उस लिंक में आपको सारे वीडियो के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के, सारे सेट के। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय बिल्कुल कम बचा है, 25 दिन बचे हैं। 25वें दिन आपका लेटर जारी हो जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा, और आपका सेंटर जो है आपके स्कूल में नहीं आएगा, आपका सेंटर बाहर आएगा। आपका स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होगा। ध्यान रखना, अर्धवार्षिक परीक्षा तो है, लेकिन आपकी परीक्षाएं बाहर बोर्ड द्वारा ली जाएंगी, और बाहर आपको दूसरा सेंटर में जाना होगा, दूसरे स्कूल में परीक्षा देना होगा। तो ध्यान रखना, ये सारे मॉडल पेपर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि उनकी भी आप मदद कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले पढ़ें और वो बेचारे परेशान हों। तो आशा करता हूँ आप फेसबुक मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप या कुछ भी टेलीग्राम, तो आप उसके द्वारा इनको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो ये वीडियो देखने के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।